अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल किताब कहानी में खुश आमदीद। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हमारे घर रवाज था शादियों पर ख्वाजा सराओं को महफिल के लिए बुलाया जाता था। मेरी शादी पर भी बुलाया गया। जब इनमें से एक ख्वाजा सरा मुझे मुस्तकिल घूरने लगा और जैसे ही मेरे ससुराल वाले आए शोर मचा दिया और मेरी तरफ इशारा करता बोला, ये लड़की ख्वाजा सरा है। हर तरफ कहर बरपा हो गया। ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी। अब्बा पहले ही बेटी होने की वजह से मुझसे नफरत करते थे। गुस्सा होते मुझे इन ख्वाजा सराओं के सुपुर्द कर दिया। मैं उनके साथ उनके अड्डे पर आ गई। जब अचानक इन सब ने मेरी शादी उसी ख्वाजा सरा से करने का फैसला किया, मेरी जान निकल गई। मैं वहां से भागने लगी जब अचानक वो ख्वाजा सरा मेरे सामने आया और मेरे हाथ में ऐसी चीज थमाई कि मैं पत्थर की हो गई थी। क़यामत टूट पड़ी थी कि ये सब जानबूझकर मेरे हर घर के अपने रस्म और रिवाज होते हैं और लोग इनको कभी भी छोड़ना पसंद नहीं करते। कोई महाफिल जमाने के लिए रक्स करने वालों को बुलाता है, कोई गाने वालों को, लेकिन हमारे यहाँ रस्म और रिवाज थोड़े मुख्तलिफ थे। हमारे पूरे खानदान में जब भी कोई शादी शुरू होती तो मेहंदी वाली रात ही ख्वाजा सराओं को बुलाया जाता। मेरे दादाजी वैसे तो बड़े ही सख्तगीर थे, लेकिन न जाने क्यों इस कौम के साथ उनकी शफकत बड़ी ही मुतासिर कुन थी। मेरे दो चचा बचपन में ही कहीं खो गए थे, आज तक ना मिले थे। दादी उन्हीं बेटों की गुमशुदगी पे ही इंतजार करते करते हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। बस उसी वक्त से दादाजी ने न जाने क्यों इन ख्वाजा सराओं को बड़ी अहमियत दी हुई थी। हम लोगों को ये बात आज तक समझ नहीं आई थी। हम लोग घर में दादाजी के साथ ही रहते थे। मेरे एक चचा अलग होते थे। ये उन्हीं की शादी तय हुई थी जिस पर उनकी मेहंदी वाली रात से ही ख्वाजा सरा चचा के घर में आ गए थे और फिर शादी के तीनों दिन वो चचा के घर में ही रहे थे। चचा ने उनको काफी कुछ दे दिलाकर रुखसत किया था। वो बड़ी हंसी खुशी वापस गए थे। मैं आलिया अपने वालिदैन की अकलौती बेटी हूँ, लेकिन मेरे दो भाई होने के बावजूद मेरे वालिद साहब को इस बात का शदीद गम था कि अल्लाह ने उनके 3 बेटे क्यों नहीं दिए। इस गम ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था कि जब भी अब्बा मुझे देखते तो उनके जहन में एक ही बात आती थी कि काश आलिया की जगह भी उनका एक और बेटा ही हो जाता। यही वो वजह थी कि मुझसे हमेशा से ही नारवा सलूक किया जाता था। बस मेरे दादा ही वजीर ऐसी शख्सियत रखते थे जो मेरा साथ देते थे और मैं इस घर में अभी तक रह रही थी, वरना तो अब्बा की नफरत ने मुझे कब का ख़त्म कर दिया होता। अम्मी मेरी अच्छी दोस्त भी थी और मेरा भरपूर ख्याल भी रखती थी। मैं अब 13वीं जमात में पढ़ती थी और जैसा कि गांव के और ख़ास तौर पर कुछ ख़ानदानों के रिवाजों के मुताबिक यही लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी। मेरे जवान होने पर भी मेरी माँ को मेरी शदीद परेशानी लग गई थी कि अब उसकी शादी भी करनी है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी। कॉलेज घर से काफ़ी दूर था और आने जाने में काफ़ी वक्त लग जाता था। भाई मेरे अपने ही कामों में मसरूफ रहते थे। उन्होंने कभी भी मेरी जिम्मेदारी उठाने की कोई कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो हूबहू अब्बा के नक्शे कदम पर चलते थे, जिनके नज़दीक अब्बा ही सब कुछ सही कहते हैं। एक दिन मैं कॉलेज जा रही थी। लोकल बस का तो कुछ पता नहीं चलता था कि कब मिले या ना मिले। मैं घर से इसीलिए हमेशा 15-20 मिनट जल्दी निकलती थी। मैं जैसे ही घर से निकली तो अब्बा अपनी नई गाड़ी पे घर में दाखिल हो रहे थे। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे कह देंगे कि मैं छोड़ आता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। मैं खामोश आंसुओं के साथ सड़क के किनारे चलती गई। मैं अब्बा के रवैये के बारे में सोच सोच कर उड़ रही थी कि रास्ते में पड़े पत्थर से टकरा कर एकदम से गिर पड़ी। जैसे ही मैं गिरी, किसी मेहरबान हाथ ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे गिरने से बचा लिया। मैंने ऊपर मुंह करके देखा तो मेरी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल गईं और आसपास चलते फिरते लोग भी तमाशा देखने में मसरूफ हो गए थे। कुछ तो बाकायदा तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उससे मेरा कंधा अभी तक थामा हुआ था। मैंने जल्दी से उसके हाथ को झटक दिया और वो फौरन एक तरफ हो गया। मैंने अपनी किताबें उठाई और तेज कदमों के साथ एक तरफ को चल पड़ी। दादाजी की नसीहत याद आ गई कि इनको कभी भी कुछ नहीं कहना। मैं खामोशी से आगे को चल पड़ी तो वो पीछे ही आ गया। बाजी, ये आपका कलम भी वहीं पर गिर पड़ा था। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि लोग तो पहले ही इस मखलूक को तीसरी दुनिया कहती है और उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती, इसलिए मुझे अब इसके लिए यूं बीच में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तकरीबन भागने लग गई थी। मैंने बस के पास जाकर ही सांस लिया। बस चलने ही वाली थी। मैं जल्दी से सवार हुई और एक खिड़की के साथ वाली सीट खाली पड़ी थी, उस पर बैठकर तेज तेज सांस लेने लगी। मैंने आंखें मूंद ली, कुछ जहन को सुकून देना चाहती थी। कुछ देर खुद को सुकून देने के बाद मैंने आंखें खोलकर देखा कि कहीं परेशानी में ये ना हो कि कॉलेज से आगे बस न जाए।
मैंने आंखें खोलकर खिड़की से बाहर झांका तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वही हेजड़ा बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उफ मेरे खुदाया, तो क्या ये मेरा पीछा कर रहा था? मेरे पूरे जिस्म में सनसनीखेज लहर दौड़ गई, क्योंकि मैं तो हमेशा ही अकेली ही आती जाती थी। अब क्या करूं? लेकिन फिर मैंने इस वाक़ये को अपना वहम समझकर जहन से निकालने की भरपूर कोशिश की और कॉलेज पहुंचकर ही दम लिया। पूरा दिन मेरे जहन में भी कहीं इस हिजड़े का ख्याल तक नहीं आया था। वापसी भी हमेशा लोकल बस पर ही होती थी। आज तो मौसम भी बेहद खराब हो रहा था। मैं सड़क के किनारे पर खड़ी थी। दूसरी तरफ से 3 बसें गुजर गईं, लेकिन कोई एक भी नहीं रुकी थी। किसी भी बस में कोई जगह ही नहीं थी। आखिर एक बस आ गई, जो कि खचाखच मुसाफिरों से भरी हुई थी। पहले मैंने सोचा कि किसी और बस का इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि शाम होने वाली है, अगर कोई और बस ना आई तो क्या करूँगी। कंडक्टर ने मुझे खड़े देखा तो आवाजें लगाने लगा। मैं जैसे तैसे करके बस में सवार हो गई। अब ये भी मुसीबत ही थी कि जब से हम जदीद तरीन हुए हैं, हमारे दिमाग कदीम तरीन हो चुके हैं। कई मर्द हजरात सीटों में बैठे हुए थे और बहुत सारी खवातीन मुझ समेत खड़ी ही हुई थी, लेकिन किसी को भी इतनी तौफीक ना हुई कि उठकर जगह ही दे दे। मैं खड़ी यही सोच रही थी कि अचानक एक नस्वानी और मर्दाना मिली जुली आवाज ने मुझे चौंका दिया। इसके अंदाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए कि बाजी यहाँ मेरी सीट पर बैठ जाओ। मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वो सुबह वाला ही हेजड़ा था। वो बड़े ही मसरूफ अंदाज में मुझे अपनी खाली करदा नशिस्त की तरफ बैठने का इशारा कर रहा था। मैं यकटके उसे ही देखे जा रही थी कि ये क्या चीज है। मैं कुछ देर तक उसकी खाली करदा नशिस्त की तरफ जब नहीं बढ़ी तो बिलाखिर उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। इसके चेहरे पर नजर पड़ते ही इसके सुर्ख खून अमेज आंखों ने मेरे दिल को दहला कर रख दिया था। मैंने मजीद कोई सवाल नहीं किया और खामोशी से जाकर उसकी सीट पर बैठ गई। वो पूरा रास्ता मुझे ही घूरता जा रहा था। शदीद वहशत के आलम में सफर तय किया और जैसे ही अपना स्टॉप नजर आया, मैं तेजी से बस से नीचे उतर गई। मैंने पीछे मुड़कर अब की दफा नहीं देखा और घर जाकर ही सांस लिया। मैं घर में दाखिल हुई तो अम्मी मेरी तरफ तेजी से लपकी और कहने लगी कि आज देर से क्यों आई हो। मैंने अम्मी को मुख्तसर ही सब कुछ बता दिया। वो मुझे घूरते हुए दूसरे कमरे में ले गईं और कहती कि तुम्हारे अब्बा कब से आए हुए हैं, चलो जल्दी करो और अंदर चलकर सुकून से बैठो। मैं जल्दी से कमरे में चली गई और बाहर से आने वाली आवाजों को कान लगाकर सुनने लगी। अब्बा का गुस्सा बहुत ही अरूज पे था। वो किसी बात पर अम्मा पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आई थी। मैंने सुनने की एक और नाकाम कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेसूद ही रहा। मैं खामोशी से कमरे में ही बैठी रही। रात का खाना सब एक साथ ही खाते थे, यही दादा जान का हुक्म था। लेकिन इस रात मेरा हौसला ही न पड़ा कि मैं बाहर जाकर सबके साथ खाना खाऊं। लेकिन जब सब खाने की मेज पर बैठे और मुझे गायब पाया तो दादा ने मुझे बुला भेजा। मैं बड़ी ही मुश्किल से चलकर खाने तक गई। हस्बे साबिक वालिद साहब अपने गुस्से के साथ ही बैठे हुए थे। मुझसे कोई बात नहीं की और चुपचाप खाने में ही मशगूल रहे। 2 दिन के बाद आलिया को कुछ लोग देखने आ रहे थे। अच्छी खातर मदारत होनी चाहिए, लेकिन अबू जी आलिया तो अभी पढ़ रही है। अम्मी ने डरते डरते अब्बा जी से बात की। बहू तुम चुप करो, ये हमारा आखिरी फैसला है। सब खामोशी से खाने में मसरूफ हो गए। मैं यही सोचती ही रही कि इस घर के असूल और ज़वाबित से किनारा कशी करना बेहद मुश्किल मरहला है। मैंने खामोशी से खाना खत्म किया और फिर अम्मी के साथ किचन समेटने में कुछ मदद की। अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैंने आंसुओं से तर आंखों से कहा। फैसला इस घर में हमेशा से ही अब्बा ही करते आए हैं, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने कॉलेज जाने वाली रूटीन को भी बदल लो तो अच्छा है। अम्मी ने मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी, लेकिन कहा कुछ नहीं। मैं अपने कमरे में आ गई। इस कमरे में 2 बड़ी खिड़कियां लगी हुई थी, दोनों ही बाहर गली की तरफ खुलती थी। मैंने काफी घबराहट महसूस की तो खिड़की खोलकर इसमें खड़ी हो गई। बाहर गली में घुप अंधेरा था, जैसे मेरे दिल में था। मैंने खिड़की को खोला और पर्दे को पीछे किया। जैसे ही पर्दे को पीछे किया तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मेरी चीख निकलते निकलते बची। मैंने अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लिए ताकि मेरी आवाज इस कमरे से बाहर न जा सके। उफ मेरे खुदाया, ये सब क्या है? क्योंकि वही हेजड़ा मेरे घर के बाहर खड़ा हुआ था और इसी खुली खिड़की में से झांक कर मुस्कुराते हुए देख रहा था। इसके चेहरे की वहशत इस कदर ज्यादा थी कि मैं बेहद परेशान हो गई थी। मैं थर थर कांप रही थी। वो मेरी इस कैफियत से महसूस हो रहा था। मैं इस कदर खौफजदा हो गई थी कि मुझे खिड़की को बंद करना याद ही नहीं रहा था। मैं जोर जोर से सांस ले रही थी। कुछ देर के बाद जब मैंने दोबारा बाहर गली में देखा
तो वो वहाँ नहीं था। मेरा दिल कर रहा था कि अम्मी के कमरे में भाग कर चली जाऊं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। फिर मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली तो दादाजी के कमरे से एक साया सा अंदर जाता हुआ नजर आया। मैं एकदम से पीछे हट गई, क्योंकि हमारे घर का यही असूल था कि खाना खाते ही सब अपने कमरों में चले जाते थे, लेकिन ये दादाजी अभी तक जाग रहे थे। ये हैरत की बात थी। मैं अपने कमरे में ही रही, लेकिन दादाजी का कमरा मेरे कमरे के बिल्कुल साथ था, इसलिए अंदर से कुछ न कुछ आवाजें आ रही थी। मैं कुछ और करीब हो गई, क्योंकि दादाजी की आवाज में वो गरज नहीं थी जैसा कि आम बात करते हुए होता था। ये बात मुझे अजीब सी लगी थी। मैं थोड़ा और बाहर निकली और कुछ सुनने की कोशिश करने लगी। दादाजी की सिसकियों की आवाजें मुझे साफ सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। न जाने किस्मत ने हमारे साथ ये खेल क्यों खेला। मैंने तो कभी किसी के साथ ये सब कुछ नहीं किया था। दादाजी के आंसू में वाज़िया सुन रही थी। दूसरी तरफ से अभी भी मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। मैं मुकम्मल तौर पर टूट चुका हूँ। कुछ नहीं है मेरे पास सवाए पछतावे के। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसा न कहीं। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज ने मुझे चौंका दिया। मुझे ऐसे लगा कि जैसे दूसरी तरफ से आने वाली आवाज मेरी जानी पहचानी हो, या मैंने कहीं ये आवाज सुनी है, लेकिन कहीं सुनी हो, लेकिन कहाँ सुनी है मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजा खुला और वो अंदर से बाहर की तरफ जाने लगा। अंधेरा इस कदर ज्यादा था कि मैं कुछ भी नहीं देख सकती थी। वो बिजली किसी तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं बिल्कुल भी नहीं पहचान सकी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आधी रात को भी कहीं चैन नहीं आता तुम्हें? पूरा दिन तुम कॉलेज में आवारा गर्दी करती हो और रात के वक्त भी कहीं सुकून नहीं मिलता तुम्हें। मैं अब्बा की गरजदार आवाज से एकदम बौखला कर पीछे की तरफ मुड़ी, जहाँ पर खड़े अब्बा ने मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। अब्बा, मैं पानी पीने आई थी, मैंने बुखलाते हुए कहा। पी लिया पानी? अब जाओ तुम यहाँ से और अपने कमरे में जाओ। जी जी अब्बा, मैं जा रही हूँ। मैंने एक दफा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और भागकर अपने कमरे में चली गई, जहाँ तेज तेज सांसें लेकर खुद को कुछ रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। एकदम से मुझे याद आया कि मैंने तो रात कमरे की खिड़की भी शायद बंद नहीं की थी। ये बात मुझे मजीद परेशान कर गई। मैं भागते हुए खिड़की के पास गई, लेकिन वो बंद थी और ये भी बात मुझे खौफजदा कर गई, क्योंकि खिड़की तो बिल्कुल वैसे ही बंद थी जैसे हमेशा से बंद होती थी। ये क्या? मैं एकदम से पीछे की तरफ मुड़ी तो कमरे के फर्श पर पैरों के निशान थे, जिस पर मिट्टी वाजिया थी। मैं इतनी खौफजदा हुई कि एकदम से मुंह पर हाथ रख कर रोने लगी। खुद को इस लम्हे बड़ा तन्हा महसूस किया, लेकिन क्या कर सकती थी। खुद को नॉर्मल करने के लिए मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख दिए, ताकि खौफ से मेरी आवाजें कहीं कमरे से बाहर न निकल जाएं। काफी देर इसी शशोपंज में गुजर गए। फिर मुझे एकदम से कॉलेज का ख्याल आया और मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई। पूरी रात ख्वाब में भी मैं दादाजी के कमरे में से निकलने वाले इस शख्स के बारे में ही सोचती रही थी। अलल सुबह मेरी आंख घर में आने वाली तेज और प्रख्त आवाजों ने खोल दी। मैं एकदम से बड़बड़ा कर उठ बैठी, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकदम से अपने नाम पर मैं चौंक गई। अरे, ये मेरा जिक्र क्यों हो रहा है? मैं यही सोच रही थी कि दादाजी की तेज आवाज ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। आलिया के तुमने आज तक कौन से हुकूक पूरे किए हैं? हाँ बताओ मुझे। तुमने तो कभी उसे बेटी समझा ही नहीं। तुम तो माजी की तलखियों को भुला ही नहीं सके और इसकी सारी सजा आलिया को दे डाली। क्यों ये जुल्म किया तुमने इस मासूम पर? वो मेरी भी कुछ लगती है। अच्छा, ये एहसास तुम्हें कब हुआ? दादाजी की तेज आवाज ने मुझे एक दफा फिर से डरा दिया। अब्बा जी, आलिया की शादी वहीं पर होगी जहाँ मैं चाहता हूँ। बस। अब्बा जी के दो टोक लहजे ने दादा को मजीद गुस्सा दिला दिया। जिन लोगों ने कल आना है ना, उनके बाद ये सारे फैसले होंगे। दादाजी ने दो टोक फैसला सुना दिया। मैं जल्दी से किचन में अम्मी के पास चली गई। वो मुझे हसरत और यासियत से देख रही थी, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। मैंने भी चुपचाप नाश्ता किया और खामोशी से कॉलेज की तरफ निकल गई। मैं जब बस स्टॉप पर पहुंची तो एक बस खड़ी थी। मैं इसमें बैठने लगी कि कहीं ये भी ना भर जाए, और फिर चल पड़ी। मैं जैसे ही बस में सवार हुई तो मेरा एक पाँव अभी बाहर और दूसरा बस के पायदान पे था कि मैं वहीं ठटक गई, जब मेरी नजर सड़क पर पड़ी, जहाँ पर दादाजान तेजी से जुनूबी सड़क पर तकरीबन भागने वाले अंदाज में चल रहे थे, और उनका ये अंदाज यही बता रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा जल्दी में है। लेकिन ओ बीबी, जल्दी भी बैठो, अब बस क्या ऐसे ही खड़ी रहोगी?
कंडक्टर की बदतमीजी वाली आवाज ने मुझे होश दिलाया तो मैं जल्दी से बस में बैठ गई। हमेशा की तरह मुझे खिड़की के साथ वाली ही सीट मिली थी। मैंने बैठते ही बाहर की तरफ देखना शुरू किया। मेरी नजरों ने दादाजी को दोबारा तलाश करना शुरू किया, लेकिन वो मुझे कहीं भी ना मिले। बस चल पड़ी थी। 2 गलियां आगे जाकर बस जनूब वाली सड़क पर मुड़ गई। जैसे ही बस मुड़ी मैं हैरान रह गई। जनूब की तरफ सड़क से कुछ हटकर एक बड़ी सी दुकान थी। इसके बाहर बड़ा सा बेंच पड़ा था और दादाजी वहां बैठे थे। लेकिन ये क्या, मेरी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल गईं जब मैंने दादाजी के साथ एक हिजड़े को बैठे हुए देखा था। लेकिन ये तो हाँ, ये तो वही है जो मुझे भी कल बस में मिला था। लेकिन ये दादाजी को कैसे जानता है? काफी देर सोचने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या माजरा है। वो मंजर काफी पीछे रह गया था, लेकिन अभी तक मेरी आंखों पे था। कॉलेज पहुंचकर भी मैं घर की सूरत-ए-हाल के बारे में ही सोचती रही। पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। जैसे तैसे करके मैं घर पहुंची और जैसे ही घर पहुंची तो मेहमानों की आमद का पता चल चुका था। अम्मी के कहने पर मैं जल्दी से तैयार हो गई और चाय बनाने लगी। अम्मी के कहने पे मैं मेहमानों के सामने गई और न जाने क्यों मुझे वहां पर बैठकर एक शख्स को देखकर ये लग रहा था कहीं इसको देखा है, लेकिन कहाँ, ये याद ही नहीं आ रहा था। मैं खामोशी से मेहमानों के पास बैठ गई। मैं उनको पसंद आ गई थी और वो दादाजी की इजाजत से मुझे जल्द अज जल्द अपने घर ले जाना चाहते थे। दादाजी ने अब्बा के मशवरे से शादी की तारीख तय कर दी थी और अगले महीने की 6 तारीख तय हो गई थी। मेहमानों के जाने के बाद अब्बा जी ने फिर से हंगामा कर दिया कि 6 तारीख ही क्यों तय की है। आप जानते तो हैं कि मुझे इस 6 के हिस्से से किस कदर नफरत है, फिर भी आपने यही तारीख रख दी। हाँ, मैंने यही तारीख रख दी। अब कुछ भी हो जाए, मैं ये तारीख बदलने वाला नहीं हूँ। दादाजी ये कहकर अपने कमरे में चले गए। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं, लेकिन अब्बा जी का मूड हमेशा की तरह खराब ही था। इनको अब 6 तारीख से मसला था। अभी मसला मुझे समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैं एक दिन हिम्मत करके दादाजी के कमरे में गई और जाकर कहा कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, तुम आगे पढ़ लेना, हमने उन लोगों से बात कर ली है। जी अच्छा। दादाजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मेरी शादी के दिन बहुत ही करीब आ चुके थे। अम्मी रोज मुझे नसीहतें करती कि ये करना ससुराल में उनका दिल जीतने के लिए, हमेशा उनकी खिदमत करना, यही जरूरी चीजें हैं। मेरी शादी की तैयारियां चंद ही दिनों में मुकम्मल हो चुकी थीं। 6 तारीख भी आ गई और मैं दुल्हन के रूप में अपने कमरे में बैठी हुई थी। बारात आई और मैं रुखसत होकर पिया देश सुधार गई। वहाँ की शान और शौकत देखकर मैं दंग रह गई। बहुत ही दिल से सारे घर को सजाया गया था, लेकिन मैं वहाँ पर ये देखकर हैरान रह गई कि यहाँ भी ख्वाजा सराओं की बड़ी अहमियत थी। इतने तो मेहमान नहीं थे जितने वो लोग थे। पूरे घर में इस अंदाज में चल फिर रहे थे जैसे ये उन्हीं का घर हो। मैं दुल्हन के रूप में बैठी हुई थी कि मेरी सास ने मुझे भी ड्राइंग रूम में बिठा दिया, फिर वहाँ से उठाकर मुझे बाहर लॉन में ला बिठाया। मैं वहाँ बैठी आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी कि अचानक एक ख्वाजा सरा ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। उसके घूरने से मैं कुछ घबराई और फिर मुंह नीचे कर लिया। मैं शायद घबरा गई थी। मेरे घबराने पर एक जानदार कहका लगाकर उसके साथ ही पूरा लॉन कहकों से गूंज उठा। उनके इस तरह बेवक्त और बिना बात के कहकों ने मुझे डरा कर रख दिया। अभी मैं अपने खौफ पर काबू पा ही रही थी कि ख्वाजा सरा मेरे पास आकर रक्स करने लगा। इस वक्त मेरी सास मेरे पास से उठकर कहीं चली गई थी। वो ख्वाजा सरा चेहरे पर नकाब ओढ़े हुए था और उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थीं। उसकी इस अंदाज ने मुझे मजीद खौफजदा कर दिया। मैंने आसपास देखा कि कहीं कोई मददगार मिले तो मैं उसकी मदद हासिल कर सकूं, लेकिन सब लोग खुशगप्पियों में मसरूफ थे कि मेरी तरफ किसी ने भी तवज्जो ही न दी। मैं बुरी तरह घबराने लगी। वो ख्वाजा सरा मेरे पास आ गया और खूब रक्स करने लगा। फिर उसने मेरे इर्द गिर्द होकर खूब रक्स किया, फिर गाने लगा और मेरे इर्द गिर्द होकर घूरने लगा। मैं इसके इस तरह घूरने पे एक दफा फिर से घबरा उठी और वहां से जैसे ही उठने लगी वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया और फिर मुझे घूरने लगा। मैं बहुत ही ज्यादा खौफजदा हुई और उसके चेहरे पर पड़े निकाब के पीछे उसकी आंखें देखने लगी जिसमें अजीब सी वहशत थी। एक नफरत का अंसर था जो मुझे वाज़े अंदाज में नजर आ रही थी। लेकिन क्यों? आखिर ये कौन है जो मुझे इस अंदाज में देख रहा था? लेकिन क्यों वो ऐसा कर रहा है? मैं अभी यही सोच रही थी कि मेरी सास भी कमरे से बाहर आ गईं। सब लोग आ रहे थे। जब सब लोग एक ही जगह जमा हो गए तो मेरी सास ने बड़ी खुशदिली से मेरा तारुफ करवाया। अचानक वही ख्वाजा सरा सबके बीच में से कहीं से निकल कर आ गया और मेरे सामने आन खड़ा हुआ जैसे कुछ कहने वाला हो।
मुझे कुछ कहना है आप सब लोगों से। वो नकाब की ओर से ही बोलने लगा था, जैसे कुछ खास कहने वाला हो, लेकिन किसी को भी अपना चेहरा ना दिखाना चाहता हो। सब लोग ही उसकी तरफ मतवज्जा हो गए। उसने बात शुरू की कि ये जो आज की दुल्हन है। मैं अपने जिक्र पर चौंक कर उसकी जानिब देखने लगी, जिसको देखकर ही मेरी छठी हिस्स कुछ कह रही थी। ये दुल्हन कोई और नहीं बल्कि ये भी एक। मैं थर थर कांपने लगी कि ये अब मेरे बारे में क्या कहने वाला है। क्या हुआ है हमारी दुल्हन को? मेरे ससुर ने आगे बढ़कर बड़ी शफकत से मेरी तरफ देखते हुए पूछा। ये लड़की नहीं है। सारे मेहमान और घर वाले एकदम से इसकी जानिब चौंक कर देखने लगे कि ये क्या कह रहा है। क्या मतलब है? ये लड़की नहीं है। अगर ये लड़की नहीं है तो क्या ये लड़का है? कह के गूंज उठे। ये लड़की हमारी ही बरादरी की है। ये ख्वाजा सरा है। ये बात कह के वो बेतहाशा हंसने लगा। क्या कह रहे हो ये? मेरे दुल्हा आगे बढ़े और इससे पूछने लगे। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये लड़की एक ख्वाजा सरा है। बेहतर ये ही है कि आप इसे हमारे साथ ही भेज दें। अरे तुम कहीं पागल तो नहीं हो? जो मुंह में आ रहा है बोलते ही जा रहे हो। जाओ यहाँ से। एक तो तुम लोगों का हम एहसास करते हैं, ऊपर से तुम लोग ही हमारे सरों पर सवार हो जाते हो। मेरी सास का गुस्सा बहुत ही दिल दहला देने वाला था। मैं जो ये सब सुन रही थी, आंखों में आने वाले आंसुओं को किसी भी कीमत पर रोक ही नहीं पा रही थी। या अल्लाह, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मैंने दिल में दुआ की। इसी असना में ख्वाजा सराओं के बड़े बुजुर्ग भी आ गए और कहने लगे कि ये ख्वाजा सरा ही है। इसके दाएं हाथ पे एक निशान है। अगर वो ना हुआ तो हम इसे यहीं छोड़ जाएंगे, लेकिन अगर वो हुआ तो फिर हमारे लिए इसे यहाँ छोड़कर जाना मुश्किल हो जाएगा। इस ख्वाजा सरा ने वो बात इतने वसूख से कही कि मेरी सास आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ने लगी। मेरे दूल्हे ने भी माँ के हाँ में हाँ मिलाई और वो भी अपनी माँ के साथ आगे बढ़ने लगे। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और उसे गौर से देखने लगी। मेरे हाथ की हथेली पे वाकई एक निशान था। वही ख्वाजा सरा आगे बढ़ा और कहने लगा कि अब तो यकीन आ गया ना, ये हमारी ही कौम से ताल्लुक रखता है। अब इसे हमारे साथ जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे शौहर ने मेरी तरफ एक नजर देखा और नफरत से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। इसने एक ही सांस में मुझे 3 तलाकें दे डाली। मैं वहीं कहीं जमीन पर गिर पड़ी और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी खबर नहीं थी। जब मैं होश में आई तो मैं एक तारीख से कमरे में पड़ी हुई थी, जहाँ रोशनी की शदीद कमी थी। मेरे हाथ पे कोई डोरी सी बंधी हुई थी, जो ख्वाजा सराओं की मखसूस निशानी होती है। ये सब कुछ देखकर मेरा सर घूमने लगा, लेकिन बाहर से बजने वाली तालियों की गूंज ने मुझे होश दिला दी। एक मर्द तालियां बजाता हुआ मेरे करीब आया और कहने लगा कि हमें अपनी कौम की बड़ी पहचान है। हम कहीं भी हों, दुनिया के किसी भी कोने में अपने साथियों को तलाश कर ही लेते हैं। इसके इस वक्त लगने वाले कह के मेरी जान निकाल रहे थे। लगता था जैसे ही मेरी जान निकाल ही देंगे। थोड़े थोड़े करके बहुत सारे ख्वाजा सरा इसी कमरे में आ गए थे। एक इनमें से आगे बढ़ा और मुझे कहने लगा कि उठो, अब तुमने यहीं पर ही रहना है, यही तुम्हारा ठिकाना है। मैं जोरों की तार रो रही थी कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हुआ है। मैंने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे मेरा कसूर तो बता दें कि किस बात की इतनी कड़ी सजा मुझे दे रहे हैं। अरे परेशान होने की भला क्या बात है, कुछ ही दिनों की बात है। हम तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सिखा देंगे, फिर तो तुम्हें कोई परेशानी यहाँ नहीं होगी। मैं यहाँ कभी भी नहीं रहूंगी। मैंने आंसुओं के दरमियान ही कहा। ये तो वक्त ही बताएगा ना। ख्वाजा सरा के बड़े गुरु ने कहा। मुझे यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता हो चुका था कि एक दिन मेरे कमरे में कुछ जानी पहचानी आवाजें आ रही थी। मैं उठकर बाहर गई तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि बाहर मेरे दादाजी बैठे गुरु से खुशगपियां कर रहे थे। मैं ये देखकर सुलग कर रह गई। एक तो मेरी शादी इतनी कम उम्र में की, दूसरा मेरा घर तक बर्बाद कर दिया और आज यहाँ बैठे खुशगपियां लगा रहे हैं। मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उठकर बाहर की तरफ भागने लगी, बिना कुछ सोचे समझे। मैं जैसे ही उस कमरे से बाहर निकली तो दादा की नजर मुझ पर पड़ गई। वो मुझे देखकर परेशान नहीं हुए, बल्कि आराम से सुकून से बैठे रहे। दादाजी, मुझे ये किस बात की सजा मिल रही है? मैंने क्या किया है? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोले, बल्कि खामोशी से बैठे रहे और गुरु से बातें करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं उनके इस रवैये पर चीख पड़ी और एक दफा फिर से कहने लगी कि दादा, ये क्या जुल्म किया आप सबने? खानदान की भलाई के लिए ये सब करना ही पड़ा। दादा कहीं कुएं से बोले थे और कहने लगे कि अगर ऐसा ना किया जाता तो हमारा खानदान ही मिट जाता, लेकिन ये जरूरी था। लेकिन मैं क्यों कुर्बानी का जानवर बनी? मैंने क्यों कुर्बानी दी? अच्छा, कुछ देर सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर इंतजार करो मेरी बच्ची। नहीं, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी दादाजी।
अभी हम इन्हीं बातों में मशगूल थे कि ऊपर वाली बलाई मंजिल से किसी के कराहने की आवाजें आने लगीं। दादाजी मेरा हाथ पकड़कर ऊपर वाली मंजिल पर ले गए, जहाँ पर एक बड़े बड़े बालों वाला एक आदमी आसमान को मुसलसल घूरता ही जा रहा था। इसकी शक्ल हूबहू मेरे बाप से मिलती थी, लेकिन वो यहाँ पर इन ख्वाजा सराओं में रहता था। अभी मैं उसे ही देख रही थी कि एक और ख्वाजा सरा कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर एक नकाब था। उसने मुझे वहां देखते ही अपना नकाब उलट दिया। मैंने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, क्योंकि ये तो वही ख्वाजा सरा था जो मुझे कॉलेज के रास्ते में मिला था और जो खिड़की के बाहर भी देखता रहता था। मैंने दादा से पूछा कि ये क्या माजरा है, ये दोनों तुम्हारे चचा हैं। जब ये पैदा हुए तो ये दोनों ही ख्वाजा सरा थे। तुम्हारे बाप इस वक्त काफी समझदार था, अपनी उम्र से ज्यादा, लेकिन जैसे ही मेरे ये बेटे पैदा हुए उसे पता चला कि ये दोनों ही ख्वाजा सरा हैं, तो उसने शोर मचा दिया कि ये दोनों ही यहाँ नहीं रह सकते। मैंने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। फिर हम लोगों ने तुम्हारे बाप की जिद के सामने मजबूर होकर बड़ी ही मुश्किल से दिल पर पत्थर रखकर अपने दोनों बेटे यहाँ देने पड़े। ये दोनों तब से यहीं पर हैं। फिर तुम्हारी दादी भी इस गम से दुनिया से रुखसत हो गईं, लेकिन हमारी नस्ल में ये बात रुकी नहीं और तुम्हारे चचा के यहाँ भी एक ख्वाजा सरा पैदा हो गया। फिर हम लोग एक दरबार पर गए और जाकर दुआ की कि ये मामला खत्म हो जाए। वहाँ मौजूद एक बुजुर्ग ने यही बताया कि ये सिलसिला रुक सकता है अगर पूरी जिंदगी ख्वाजा सराओं की खिदमत की। तो मैंने ये फैसला कर लिया था कि जब तक मेरी सांसें हैं मैं इनकी इसी तरह से खिदमत करूंगा। लेकिन जब तुम पैदा हुई तो हम दोबारा इसी दरबार पर गए कि हमें किसी तरह से माफी मिल जाए और हमारी नस्ल में ये बच्चे इस तरह से पैदा ना हो। वहाँ मौजूद बुजुर्ग ने यही कहा कि अगर अपनी किसी पोती की शादी इस खानदान में करोगे जहाँ पर एक या दो ख्वाजा सरा पैदा हुए हों, फिर इस खानदान से शादी वाली रात ही तलाक ले लो, तो फिर ये सिलसिला हमेशा के लिए रुक जाएगा, क्योंकि ये कुर्बानी किसी एक को तो देनी ही पड़ेगी। बस मेरी बेटी, तुम्हें ये कुर्बानी देनी पड़ी। तुम जानती हो मेरी बच्ची कि तुम्हारा शोहर भी एक ख्वाजा सरा है। अभी ये बातें ही हो रही थी कि मेरा दुल्हा भी वहाँ अपने मखसूस अंदाज में लचक लचक कर चलते हुए आ गया। अगर मेरी बच्ची तुम ये कुर्बानी ना देती तो हमारी आखिरी नस्ल तक ख्वाजा सरा पैदा होते रहते। मैं दादा के चेहरे की जानिब इस तरह से देख रही थी कि जैसे ये कोई आम सी बात हो। अब एक तलाक याफ्ता से शादी कौन करेगा? मैं रोते हुए पूछने लगी। दादा ने जवाब देने के लिए अभी मेरी तरफ देखा ही था कि दरवाजे पर होने वाली आवाज से मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया। मैं शादी करूंगा आलिया से। मैंने आवाज की जानिब चौंक कर देखा। वहाँ पर मेरे मामूजाद एहसान खड़े थे, जिनके साथ जिंदगी गुजारने के अक्सर ही मैंने ख्वाब देखे थे, लेकिन घर वालों और खास तौर पर अब्बा के डर की वजह से मैं कभी भी इजहार नहीं कर सकी थी। दादा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और वो हम दोनों को इंतहाई मुतमईन अंदाज में देख रहे थे, जैसा कि सारे मसाइल हल हो गए हों। अब जैसे कोई परेशानी नहीं रही इस जिंदगी में। अम्मी अब्बा भी कहीं से आ गए थे। हरसान के वालिद और वालदा भी सब एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। जब अब्बा ने पहली दफा मेरे सर पर हाथ रखा, मैं पूरी आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए और हमारे चैनल किताब कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं कल एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।